संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। राम मंदिर पर दोनों सदन में सरकार पेश करेगी प्रस्ताव। राज्यसभा में आज श्वेत पत्र पर भी होगी चर्चा। – 2014 में श्वेत पत्र लाता तो टूट जाता लोगों का भरोसा। पीएम मोदी ने कहा, भविष्य के विजन को लेकर चल रही है सरकार। तीसरे कार्यकाल में लिए जाएंगे बड़े फैसले। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आवास योजना के तहत बने लाखों घरों का करेंगे उद्घाटन और भूमि पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में करेंगी आदि महोत्सव का उद्घाटन। 18 फरवरी तक दिखाई देगी आदिवासी संस्कृति और विरासत की झलक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में आज साफ होगी नई सरकार की तस्वीर। नेशनल असेंबली के चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं। इमरान खान की पीटीआई से जुड़े निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती सबसे अधिक 99 सीट। और खेल की खबरों में चेन्नई ओपन के सेमीफाइनल में आज भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल के सामने होगी चेक गणराज्य के डालिबोर सवरसिना की चुनौती। क्वार्टर फाइनल में सुमित ने डोमिनिक पलान को दी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। बुलेटिन की शुरुआत संसद की खबर के साथ करेंगे, जहां बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सरकार राम मंदिर पर एक प्रस्ताव दोनों सदनों में लेकर आएगी। लोकसभा में ये प्रस्ताव नियम 193 के तहत, जबकि राज्यसभा में ये प्रस्ताव नियम 176 के तहत लाया जाएगा। लोकसभा में इसे बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद्र सारंगी और संतोष पांडे पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा की ओर से पेश किया जाएगा। बीजेपी ने आज संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। वहीं राज्यसभा में आज सरकार की ओर से लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। सुशील कुमार मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और ब्रजलाल की ओर से इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 8 फरवरी को सरकार की ओर से दरअसल एक श्वेत पत्र सदन के पटल पर रखा गया था, जिसमें साल 2004 से लेकर 2014 तक की देश की आर्थिक सेहत का पूरा लेखा जोखा है। उन 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। इससे पहले बीते कल लोकसभा में श्वेत पत्र पर जब चर्चा हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में बुरी तरह विफल रही है। इसके बजाय यूपीए सरकार ने ऐसी बाधाएं पैदा की जिससे अर्थव्यवस्था थम गई। वित्त मंत्री ने कहा कि उस सरकार में उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च चालू खाता घाटा और 5 वर्षों के लिए 2 अंकों की मुद्रास्फीति की स्थिति बनी, जिसने कई भारतीयों की जेब पर सीधा असर डाला और देश फ्रेजाइल 5 यानी 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में शामिल हो गया। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए, आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ कार्यवाही आज होगी, और वहीं साथ ही आप ये भी बताइए कि राम मंदिर को लेकर एक प्रस्ताव लाने की भी बात कही जा रही है। कृतिका, जैसा कि आपने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा है राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर। हम जानते हैं कि लोकसभा में एक नियम 193 के तहत यह प्रस्ताव चर्चा का लाया जाएगा। आज इसमें चर्चा कराई जाएगी, जबकि राज्यसभा में भी जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, यानी संक्षिप्त चर्चा में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो श्वेत पत्र आया था, जैसा कि आपने जिक्र भी किया,
लोकसभा में कल चर्चा पूरी हुई, निर्मला सीतारमण ने अंत में जवाब में कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। आज राज्यसभा में इस जो संक्षिप्त चर्चा के तहत श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज संसद के बजट सत्र का तो आखिरी दिन है ही। मौजूदा लोकसभा में आप देखें तो ये एक तरह से अंतिम दिन है जब सत्र चलने जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि तमाम जो महत्वपूर्ण दलों के नेता हैं सदन के, वो भी आखिरी में अपनी बात रख सकते हैं। और क्योंकि आज एक दिन के लिए संसद की कार्रवाई बढ़ाई गई है बजट सत्र, तो ऐसे में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है और साथ ही साथ शून्यकाल भी नहीं रखा गया। यानी सीधे 11 बजे से हम देखेंगे लोकसभा में चर्चा शुरू हो जाएगी राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर, जबकि राज्यसभा में पहले श्वेत पत्र पर चर्चा होगी और उसके बाद राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी। तो आज चर्चा का दिन है, आज कोई प्रश्नकाल नहीं है, कोई शून्यकाल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के बजट सत्र जो पहले 9 फरवरी को खत्म होना था, उसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। शैलेंद्र, अगर ऑल ओवर इस बार के बजट सत्र पर हम नजर डालें तो किस तरीके का बजट सत्र रहा है? क्योंकि इस बार खास बात यह भी रही कि श्वेत पत्र भी लाया गया। 2004 से लेकर 2014 तक किस तरीके का कार्यकाल रहा, क्या किस तरीके की अर्थव्यवस्था रही है, क्या कुछ योजनाएं लाई गई, इन तमाम चीजों का पूरा लेखा जोखा भी श्वेत पत्र के जरिए दिया गया। देखिए, बजट सत्र जब भी होता है तो सबसे ज्यादा नजर रहती है अंतरिम बजट पर, चूंकि इस बार हम जानते हैं कि जब नई सरकार चुनकर आएगी चुनाव के बाद, तब हम देखेंगे कि पूर्ण बजट आएगा। तो ऐसे में अंतरिम बजट पेश हुआ और उससे पहले राष्ट्रपति के भाषण में जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसका एक खास तौर पर जिक्र किया गया, उस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दोनों शब्दों में जवाब दिया और अंतरिम बजट पर हमने देखा चर्चा की गई। तो ऐसे में इसके साथ ही साथ उपलब्धि ये रही है सरकार की कि विधायी एजेंडे को भी बहुत ज्यादा समय नहीं था, उसके बावजूद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों नगर पालिकाओं में जो ओबीसी आरक्षण देने से जो जुड़ा बिल, वो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। परीक्षाओं में जो संगठित तौर पर परीक्षा लीक कराने की घटना का जो गिरोह प्रयास करते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमने देखा है कि संसद से पारित हुआ है। तो इतने कम समय के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी हुए हैं और हमने देखा कि कल पूरे दिन 4 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई लोकसभा में श्वेत पत्र, जो 2004 से 14 तक आर्थिक हालात कैसे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो श्वेत पत्र लाया गया, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। और निर्मला सीतारमण ने इस बात को कहा कि देखिए, एक अवसर था जिसे न केवल यूपीए ने गंवाया, बल्कि ऐसे ऐसे फैसले लिए या फिर नीतिगत जड़ता की वजह से अहम फैसले नहीं लिए गए और उसके लिए बहुत चुनौतियां आई। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी, तब ये तमाम फैसले ऐसे लेने पड़े जिसकी वजह से हमने देखा है कि उन चुनौतियों से पार पाया जा सका। और कल ही प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा। कल एक ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में ही वो श्वेत पत्र ला सकते थे, लेकिन उनके सामने ऐसी ऐसी बातें आई कि अगर उस वक्त श्वेत पत्र लाते तो दुनिया का वैसे ही भारत को लेकर जो भरोसा था, जो भारत की साख थी, वो उतनी सही नहीं थी। तो ऐसे में एक आत्मविश्वास की कमी होती घरेलू निवेशकों को भी और देश में भी, तो बहुत अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने राजनीति की जगह पर राष्ट्रनीति पर चलने का फैसला किया, जो एक तरह से अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर है तब ये श्वेत पत्र लाया गया है, जब अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास कर रही है। जी शैलेंद्र, अगर विपक्ष की भूमिका पर हम नजर डालें तो किस तरीके की भूमिका इस बार बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगी? क्योंकि इस बार ब्लैक पेपर भी लाया गया और उस ब्लैक पेपर पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ब्लैक पेपर कहीं ना कहीं जो अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है, जो अच्छा वातावरण है, उसमें काले टीके का काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष को भी यह मालूम था कि ये मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र है। तो ऐसे में इस बार हमने देखा कि पिछले सत्र की तरह उस तरह गतिरोध देखने को नहीं मिला। दोनों शब्दों में संसद की कार्रवाई को में उस तरह से बाधा डालने की कोशिश तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से नहीं हुई। स्थगन प्रस्ताव जरूर पेश करने की कोशिश की गई, जिसे नामंजूर कर दिया गया। कुछ मुद्दे उठाए गए, एक दो बार कुछ मुद्दों को लेकर वॉकआउट भी हमने देखा कि तमिलनाडु के सांसदों ने किया। लेकिन विपक्षी दल कहीं ना कहीं जानते थे कि ये अंतिम सत्र है और ऐसे में सत्ता पक्ष के पास एक बड़ा मौका है कि वो तमाम जो सरकार के कामकाज को है उसे तो सामने रख ही रही है अंतरिम बजट पर चर्चा के दौरान।
तो ऐसे में विपक्ष भी ये चाहते थे कि वो सरकार को चर्चा में शामिल होकर घेरने की कोशिश करे, तो वो प्रयास करते नजर आए। जहां तक ब्लैक पेपर का सवाल है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास से कांग्रेस की तरफ से ये ब्लैक पेपर जारी तब किया जब उन्हें पता चल गया कि श्वेत पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाने वाली है सरकार। इसमें यूपीए के समय की जो नाकामी है, जो गलत फैसले थे, जो घोटाले थे, उसका बहुत विस्तार से जिक्र होने वाला है। तो उसको एक तरह से काउंटर करने के लिए ये ब्लैक पेपर संसद भवन परिसर से बाहर अपने आवास पर उन्होंने जारी किया। और उसमें जो उन्होंने महंगाई को लेकर सवाल उठाए, तो उसका एक जवाब हमने देखा वित्त मंत्री ने दिया भी कि राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा तो बहुत ज्यादा था ही यूपीए के समय में, दोहरे अंकों में महंगाई थी उस वक्त यूपीए के समय में। तो उसका एक जवाब भी हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक माहौल में हमने चर्चा देखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर तंज भी कसा, कटाक्ष भी कसे, लेकिन अच्छी चर्चा लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो देखने को मिली। और राज्यसभा में तो तमाम सांसद रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमने देखा कि ये कहा कि भले ही कोई सांसद पार्टी की विचारधारा या फिर सत्ता पक्ष के विरोध में काम करता हो, लेकिन अगर वो संसदीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाता है तो निश्चित तौर पर उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, आज संसद का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जब चर्चा होगी तो देखना होगा कि किस तरीके से ये चर्चा आगे बढ़ेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी की रात हुई घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दी। जानकारी देने से पहले धामी ने बनभूलपुरा में हुए पथराव और आगजनी में घायल पुलिस, पत्रकारों और अन्य लोगों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। फिलहाल हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। वहीं हल्द्वानी घटना के उपद्रवियों पर NSA लगाया जाएगा। जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी।
यूपीए सरकार के वक्त देश की आर्थिक सेहत पर लाए गए श्वेत पत्र की इस वक्त काफी चर्चा है, जिस पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बीते कल जवाब दिया। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में उन्होंने कहा कि वो चाहते तो 2014 में ही श्वेत पत्र ला सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अपनी सरकार की खूबियों को उन्होंने गिनाया और कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में अब बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिस पर वो पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में देश की उपलब्धियों को तो सामने रखा ही, साथ ही भविष्य का खाका भी खींचा। पीएम ने दावोस से लेकर दुनिया के अन्य मंचों तक भारत के बढ़ते दबदबे का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत का ये वो समय है जब देश खुद को सदियों के लिए मजबूत बना लेता है। ये वो समय है जब अपॉर्चुनिटीज और इनकम दोनों बढ़ रही है और गरीबी कम हो रही है। ये वो समय है जब कंजम्पशन और कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं और बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी आई है। ये वो समय है जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि हो रही हो और ये वो समय है जब हमारे आलोचक ऑल टाइम लो है। पीएम ने पारदर्शिता और तकनीक के प्रयोग से देश के खजाने में हो रही रिकॉर्ड बचत का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कागजों में 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी थे। इससे निपटने के लिए सरकार ने डीबीटी का सहारा लेकर देश के 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से रोके हैं। मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके जाना नहीं चाहता हूं, मैं आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहता हूं। साथियों, खजाना खाली करके 4 वोट ज्यादा पा लेने की राजनीति से मैं कोसों दूर रहता हूं और इसलिए हमने नीतियों में, निर्णयों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पीएम ने विरासत में मिली 20वीं सदी की चुनौतियों से निपटने और देश की 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने को अपने गवर्नेंस मॉडल का आधार बताया। पीएम ने 2014 से पहले देश में गरीबी खत्म करने के नाम पर चलने वाली इंडस्ट्री पर भी कटाक्ष किया। 2014 के बाद जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी के नाम पर चल रही है इंडस्ट्री ठप हो गई। मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कई सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 साल में इतना काम हुआ है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। पीएम ने यूपीए काल के आर्थिक हालात पर लाए गए श्वेत पत्र का भी जिक्र किया। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े फैसले करेंगे। पीएम ने कहा कि उन्होंने 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लेकर उसका पूरा खाका तैयार किया है। पीएम ने कहा कि नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम।
I just transferred the same account to my new company. NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, और इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक विशेष गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया है, जिसमें 1504 भक्तों ने सफर किया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस वक्त आज देश में किस किस जगह पर किस तरीके का मौसम रहेगा उसके साथ में। समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।